हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए, साल खत्म होने वाला है तो फटाफट जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स आई है गवर्नमेंट की, एंड रिव्यू आया, उनको आज के सेशन में कवर कर लेते हैं और जो भी रेलेवेंट न्यूज़ है उसे हम कवर करते हैं। होप सो आपने अभी तक द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पेपर पढ़ लिया होगा, यू हैव विजिटेड एआईआर, आपने पीआईबी के सोर्सेज को देख लिया होगा कि आज कौन सी न्यूज़ ट्रेंडिंग। क्लास में आने से पहले एक बार थोड़ा देख लिया करिए कि देश दुनिया में क्या क्या चल रहा है, थोड़ा देख के आएंगे ना तो आपको सेशंस में और ज्यादा मजा आएगा। चलिए, तो फिलहाल ही जो हमारा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी में, ठीक है, ये बच्चा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या बॉडी होती है? जो किसी एक्ट से बनी है, जो किसी स्टैट्यूट से बनी है। ठीक है, तो इन्होंने फिलहाल में ही जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान था इसको मैंडेटरी कर दिया था एंड इसमें अमेंडमेंट कर। तो आइए समझते हैं क्या है ये न्यूज़, क्यों मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी है राइट टू क्लीन एंड हेल्थी। ठीक है, तो बच्चा इन्होंने अमेंड करा था फेज 3 एंड फेज 4 ऑफ ग्रेप सिस्टम। तो जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये प्लान बना था इमरजेंसी फ्रेमवर्क के लिए। जो दिल्ली में एयर पोल्यूशन हो रहा था इसको कंट्रोल करने के लिए फ्रेमवर्क बनाया गया कि जब जब जिस हिसाब से पोल्यूशन की लेवल बढ़ेगी उस हिसाब से अथॉरिटीज को एक्शन। अब ये हमेशा से हमारे सिस्टम में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जैसा कोई प्लान, इसे पहली बार प्रिपेयर करा था आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस इन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1986 वाला, उसमें कहा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दैट ग्रेप हैज बीन प्रिपेयर्ड इन कंप्लायंस विद सुप्रीम कोर्ट इन एमसी मेहता टू एड्रेस एयर क्वालिटी इशू एनसीआर। तो गवर्नमेंट ने 2017 में इसको नोटिफाइड करा और इसको इम्प्लीमेंट करा गया था बाय कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, और कोऑर्डिनेशन करा था इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विद अदर स्टेट अथॉरिटीज। अब आइए समझते हैं क्या है ये ग्रेडेड एक्शन प्लान। क्लैट रेलेवेंट आपको क्या पढ़ना है, कॉम्पिटेटिव, दूसरी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो क्या हमें फैक्ट्स याद रखना। सबसे पहले बच्चा आपको याद रखना ये कब नोटिफाइड हुआ था, तो ये 2017 में नोटिफाइड हुआ था। फर्दर आपकी कितनी स्टेजेस है ये हमें, जो फिलहाल जो अभी अमेंडमेंट हुआ था वो ये हुआ था, जो ग्रेड फेज 3 और फेज 4 है वो मैंडेटरी कर दिया गया था टू क्लोज स्कूल्स इन दिल्ली एनसीआर, और जो ऑफिसेस है वो भी फेज्ड वाइज चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें अभी पता है दिल्ली में जो एक्यूआई लेवल है बहुत डिटोरिएटेड कंडीशन हो चुकी है, एयर पोल्यूशन हो चुका है। ठीक है, तो इसमें स्टेजेस देख लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने स्टेजेस है, कौन से स्टेज में क्या ऑब्जेक्टिव है, सो एंड सो। तो बच्चा जो ग्रेप के स्टेजेस है दे आर डिवाइडेड एज पर द एक्यूआई लेवल ऑफ एयर क्वालिटी। कभी पुअर एयर क्वालिटी है जिसका एक्यूआई होता है 21 to 300, तो बेसिक पोल्यूशन कंट्रोल गवर्नमेंट को मेजर्स लेने पड़ेंगे। बेसिक पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए? जो भी डस्ट हो रहा है रोड पर आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू एनफोर्स व्हीकल पोल्यूशन अंडर कंट्रोल रोड। कभी क्वालिटी वेरी पुअर हो जाए, वेरी पुअर क्वालिटी कौन सी होती है? जिसका एक्यूआई 301 to 400 होता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को थोड़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की जरूरत है, such as limiting diesel generator use and controlling operations pollution hotspot। ठीक है, अब स्टेज 3 एंड स्टेज 4 आर इन सीवियर एंड सीवियर प्लस कैटेगरी। ठीक है, अभी जो दिल्ली में हाल हो रहे हैं वो सीवियर प्लस कैटेगरी। ठीक है, तो एक्यूआई 401 to 450 पहुंच जाता है तो गवर्नमेंट को कंपल्शन होता है कि उन्हें स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करना उन स्पेसिफिक व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को टेम्पररी रोक देना है। फर्दर अलाउस फॉर रिमोट स्कूलिंग मेजर्स। फर्दर इन लास्ट कैटेगरी यहाँ पर हमें सीधा सीधा गवर्नमेंट को ये बोला गया है कि उनको कंप्लीट बैन करना है ऑन द एंट्री ऑफ व्हीकल्स इन द सिटी, क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड शट डाउन ऑफ नॉन एसेंशियल इंडस्ट्री। ठीक है,
अब देख लेते हैं व्हाट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, मैंने जैसे आपको ऑलरेडी पहले बताया कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी थी जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021 ने एनफोर्स की। कि अब इसका काम होता है जो दिल्ली है, एनसीआर है, और जो एडजॉइनिंग एरियाज है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये बॉडी का कंट्रोल होता है टू इम्प्लीमेंट द मेजर्स और पोल्यूशन को लिमिट करना, एयर क्वालिटी इंप्रूव करना। ठीक है, अब यहाँ जो कमीशन के जो हेड होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं कमीशन के, उनको एटलीस्ट 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डीलिंग विद द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इश्यूज। ठीक है, अब बच्चा जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, इनके पास सिविल कोर्ट जैसे भी पावर होती है, दे कैन इशू समन। ठीक है, जब कोई इंडस्ट्री उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती, जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने गाइडलाइन निकाली थी कि आपने प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्रीज में फिल्टर नहीं लगाए, जो आपको कंपल्शन था लगाने के लिए फॉर मैनेजमेंट ऑफ पोल्यूशन, तो सीक्यूएम उन्हें समन्स भेज सकती है। ठीक है, इनके पास पावर्स होती है, so they have liberty to control and take every measures to control the pollution in Delhi and NCR adjoining areas। अब देखिए, दिल्ली तो हमें याद है, दिल्ली के लिए बॉडी बनी थी, बट एडजॉइनिंग एरियाज बच्चे भूल जाते, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 4 एडजॉइनिंग एरिया से दिल्ली के, यहाँ भी इनकी पावर्स चलती है। चलिए, अब देखते हैं बच्चों इम्पोर्टेंट, देखिए हम लॉ स्टूडेंट है, तो विदाउट going through important landmark judgments on environmental laws on environmental issues, उसके बिना हम सेशन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ठीक है, तो पहला जो हमारा केस था जिसमें क्लीन एनवायरनमेंट की बात करी थी, कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में ओपिनियन दिया था दैट क्लीन एनवायरनमेंट शैल बी इंक्लूडेड इन मीनिंग ऑफ लाइफ। अच्छा, इग्नोर दिस वन। आई एम टॉकिंग अबाउट 1985 केस। ये पहला केस था हमारा, रूरल लिटिगेशन एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करा भैया हमारे देश में हर एक इंडिविजुअल के पास ये फंडामेंटल राइट है कि उसको क्लीन एनवायरनमेंट में रहने का अधिकार मिले, तभी वो लाइफ डिग्निटी में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रिकॉग्नाइज करा था that right to live in healthy environment is a part of article 21। article 21 क्या है? article 21 right to life and personal liberty की बात करता है। no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law। ठीक है, ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, ये भी बहुत डिबेटेबल टर्म है। मेनका गांधी वाला जजमेंट है, इस पे पूरा कभी और डिस्कस करेंगे जब हम जस्टिस, इक्विटी, इन सब की बातें करेंगे। चलिए, दूसरा हमारे ऑफ कोर्स हम एनवायरमेंटल केसेस की बात करें, और इट इज ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, हम एमसी मेहता की बात करें। सो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में कहा था दैट right to live in a pollution free environment is a fundamental right। okay? अब बच्चा एमसी मेहता के अलग अलग केस, ताज ट्रिपेजियम वाला अलग है, तो आपको एक आपकी नोटबुक में प्रॉपर बना लेना चाहिए कि कौन से एमसी मेहता वाले जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या हैंडल। अब आते बच्चा सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले। अब इस पर्टिकुलर केस में कहा गया था दैट आर्टिकल 48A एंड 51A। 48A क्या है बच्चा? आपने लीगल स्टडीज में पढ़ा होगा, आपकी फैकल्टी में ने आपको पढ़ाया होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। आर्टिकल 48A क्या करता है? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, और हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती है। तो 51A सब क्लॉज G भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इस पर्टिकुलर जजमेंट में कहा था दैट आर्टिकल 48A एंड 51AG with article 21 ruling that state must protect and improve the environment so that every citizen can enjoy pollution free। और इस केस में ये भी बोला गया था दैट आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो आप ये कह के अपनी ड्यूटीज से परे नहीं हट सकते हो कि ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज थी, ये फंडामेंटल राइट में तो था ही नहीं,
तो हम क्यों एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें? यू कैन नॉट डू सो फॉर द, जब देखिए हमारे देश में कभी हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे ना, तो हमारे पास सब स्टैट्यूट है, हमारे पास प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडीज है, के बावजूद भी सबसे खराब कभी पोल्यूशन की लिस्ट में वर्ल्ड में इंडिया टॉप पर रहता है। इन रियल सेंस कभी आप सोचिए, कभी ध्यान से देखिए, तो आपका आर्टिकल 21 हर मायने में वॉयलेट हो रहा है। क्या ये इतनी दिल्ली वाले लोग क्या डिग्निफाइड लाइफ जी रहे हैं? एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड टू गो एंड विजिट डिफरेंट कंट्रीज फॉर मंथ और टू, तब वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जो वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट है, व्हाट अबाउट देम? जो वहाँ पर जॉब कर रहे, जो माइग्रेंट्स है, व्हाट अबाउट देम? एंड इतना एक बढ़ना, इतने मेजर्स के बावजूद कि ये कभी हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को इतनी महत्व देते, कभी हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी से वो अपना काम ढंग से करती, तो जो दिल्ली की अभी हालत हो रही है वो नहीं होती। इवन द सिटीजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर कॉज। नाउ देखते हैं व्हाट इज आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51A। सो आर्टिकल 48A कहता है कि भैया स्टेट पर ऑब्लिगेशन है कि स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है एनवायरमेंट। फॉर द आर्टिकल 51AG, देखिए जब हमारे पास जहां जहां हमारे पास अधिकार है, हमारे पास राइट्स है, वहां हमारी कुछ ड्यूटीज भी होती है। ठीक है, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हमारी भी ये ड्यूटी है दैट to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, wildlife, to have compassion for living creatures. Now, again, the OG cases, MC Mehta versus Kamal Nath. Okay, in this particular judgment, Supreme Court defined public trust doctrine. ठीक है, आप कभी क्लैट पीजी वाले बच्चे, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लैट यूजी में इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हाँ वी नेवर नो, क्लैट कंसोर्शियम बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। तो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इस पर्टिकुलर केस में आई थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ नेशनल। इस पर्टिकुलर केस में कहा था दैट भैया स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की जिम्मेदारी है नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, वो उसका ट्रस्टी है टू मैनेज देम फॉर पब्लिक बेनिफिट, नॉट फॉर प्राइवेट। ऐसा नहीं है कि अभी जो अरावली में हुआ तो उस पर ये डॉक्ट्रिन बहुत अच्छा फिट होती है। आपको ओवरऑल सब सिटीजन्स का देखना है, आपको सिर्फ इस बात का नहीं देखना है कि आपको कितना रेवेन्यू मिल रहा है, आपको प्राइवेट प्लेयर जो जिनके आप प्लांट खुलवा रहे हो, जिनको आप माइनिंग परमिट्स दे रहे हो, उनसे आपको कितना बेनिफिट हो रहा। नो, the state is responsible to all of its citizens, okay, because we are democratic country. Further, MK Ranjit Singh versus Union of India वाले केस that recognized right against adverse effects of climate change under Article 21 and Article again the Well-Ordered Citizen Welfare Forum versus Union of India। अब इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करे थे, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स एंड पॉजिटिव प्रिंसिपल्स। देखो जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है ना कि मैम ये करंट अफेयर के सेशन में आप लीगल का क्यों पढ़ा रही है, आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स के कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा रही है, बच्चा हम लीगल अफेयर्स भी साथ साथ में कवर करते हैं। 360 डिग्री एनालिसिस करना इसको ही कहते हैं। ठीक है, तो दिस सेशंस आर कंबाइन ऑफ लीगल अफेयर्स प्लस करंट अफेयर्स, ये ताकि आपको डेली बेसिस पर दोनों चीजें मिल जाए और आपको इधर उधर आपका टाइम वेस्टेज ना हो कि 1 घंटे आप करंट अफेयर की क्लास देख रहे हो, फिर 1 घंटे फिर जाकर सर्च कर रहे हो यूट्यूब पे वाईटी पर कि लीगल अफेयर्स क्या है आज के। तो फोकस इन द सेशन। तो इसमें दो प्रिंसिपल्स है, प्रिकॉशनरी एंड पॉजिटिव प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी, प्रिकॉशनरी टर्म से क्या दिख रहा है, प्रिकॉशन। ठीक है, तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कहता है कि भैया ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो प्रिवेंटिव एक्शन ले जो एनवायरमेंटल डैमेज कर रहे उनके अगेंस्ट, वो एनवायरमेंटल डैमेज और ना करे उससे पहले ही उनको रोक दिया जाए। ठीक है, अब वो कैसे रोकेगी, स्टेट भाई लॉ लाए, उस पर उन पर सैंक्शंस लगाए। ठीक है, देयर कैन बी डिफरेंट वेज टू स्टॉप हार्मिंग द एनवायरमेंट। ये फर्दर यहाँ पर बात करी गई थी कि स्टेट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करना चाहिए ओवर चॉइस बिटवीन डेवलपमेंट एंड
इकोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि नहीं पूरी तरीके से डेवलपमेंट ही रोक दो, नहीं, वरना देश की इकोनॉमी कैसे चल पाएगी। बस आप एक लाइन डिमार्केट कर दो, आप डिस्टिंग्विश कर दो बिटवीन डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, दोनों चीज डेवलपमेंट इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए भी हो सकता है। फर्दर पॉल्यूटिव प्रिंसिपल कहता है कि भैया जिसने पॉल्यूट करा एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट करा है, उसके रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करा है, अब उसकी कुछ जिम्मेदारी नहीं बनती उसी एनवायरनमेंट को ठीक करने की, उसकी एक रिस्टोरेशन कॉस्ट देने की। तो यहीं पर बात हुई थी कि फाइनेंशियली जो पॉल्यूटर्स होते हैं वो फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू मैनेज देयर पोल्यूशन सच एज फैक्ट्री सेफली डिस्पोजिंग ऑफ टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स। These two principles were held in Vellore Citizens Welfare Forum versus Union of India. Okay? अब दूसरी न्यूज पर हम चलते। सो इंडिया ने फाइनली सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है पैडल फ्लाइट टेस्ट ऑफ पिनाका रॉकेट एट चंदीपुर उड़ीसा। ठीक है, कभी हम रॉकेट की टेस्ट रेंज की बात करेंगे तो ये मैक्सिमम 120 किलोमीटर्स का था। फर्दर ये रॉकेट डेवलप्ड एंड डिजाइन करा गया था बाय Unmanned Research and Development Institute, further in association with High Energy Material Research Laboratory, and even the DRDO supported in R&D of this particular rocket. Yeah? ये जो लॉन्चिंग आता है, ठीक है, तो इन पर वन लाइनर क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। आप एलएड की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की, आईबीपीएस, इन सब में जो वन लाइनर्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। So now this is a good news, जो भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शनिस्ट है उनके लिए थोड़ी ठीक बात है ये। तो 2025 में गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की कल रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया था कि हम 2025 की बात करेंगे तो इंडिया में 2025 हाईएस्ट रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपांशन हुआ है विथ अराउंड 44 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। So 2025, okay, so India added record of 4451 gigawatt renewable energy capacity in 2020। अब ये हमारी कैपेसिटी डबल हो गई। हम 2024 की बात करेंगे तो हमारी सिर्फ 24.72 गीगावाट हमारी कैपेसिटी थी, और इसको गवर्नमेंट ने डबल कर दिया इन 2025। और सबसे ज्यादा कौन से रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में हमारा प्रोडक्शन हुआ है, तो वो हुआ है बच्चा सोलर एंड विंड एनर्जी में। ये प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है ग्रोथ के लिए। फर्दर मिनिस्ट्री ने ये बताया जो हमारे ऑनरेबल पीएम का गोल था कि COP26 में कमिटमेंट जो दिया था कि इंडिया 500 गीगावाट अचीव कर लेगा बाय 2030, ये कहीं ना कहीं पॉसिबल होता नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब देख लेते कौन सी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स है व्हेन इट कम्स टू द रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्लैट की फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है बच्चा, तो जो पहली इंपॉर्टेंट स्कीम है वो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसको गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था अराउंड फेब 2024। ठीक है, अब इतना एस्टिमेट लॉन्चिंग डेट याद नहीं रखनी है, ईयर याद रख लीजिए, मंथ नहीं भी याद होगा तो नो वरीज। इसका ओवरऑल जो बजट था वो था 75,002 करोड़। इसमें गवर्नमेंट ने टारगेट करा कि 1 करोड़, आई रिपीट 1 करोड़ रूफटॉप सोलर हाउसहोल्ड्स होने चाहिए भारत में बाय 2026-2027। अब देखते कितना गवर्नमेंट ने इसमें अचीव कर लिया। गवर्नमेंट का टारगेट था भैया 2027 होते होते 1 करोड़ हो जाएंगे, अभी 2027 आने में 2 साल और बचे। ठीक है, सो फिलहाल में ही गवर्नमेंट ने अराउंड 14.43 लाख आरटीएस सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है, 18.14 लाख हाउसहोल्ड्स बेनिफिट। फर्दर जो रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी वो थी पीएम कुसुम। ठीक है, इसमें अराउंड ए कंपोनेंट में 66.7 MV सोलर कैपेसिटी थी, कंपोनेंट बी में 9.42 लाख, कंपोनेंट सी में 18.99। नाउ टुडे इज 38 दिसंबर। तो मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्यों आज का दिन बहुत स्पेशल है।
कि न्यू ईयर तो खत्म हो रहा है इसलिए तो स्पेशल है ही, न्यू ईयर आने वाला है, सॉरी। तो वाई द डे इज इम्पॉर्टेंट, जिन्होंने स्टैटिक जीके की क्लासेस अटेंड करी है वो बता दें। तो मैंने आपको बताया था कि देश आज़ाद होने से पहले भी एक इंडिपेंडेंट एरिया हमें मिल गया था, वहाँ पर भारत का जो ट्राई कलर फ्लैग था वो पहली बार हुआ था। तो बच्चा इसके लिए थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं, वाई 30 दिसंबर इज इम्पॉर्टेंट। तो बात है 30 दिसंबर 1943, इस दिन जो नेताजी थे उन्होंने होस्ट करा था नेशनल फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन सॉइल एट पोर्ट ब्लेयर। हमारा देश तो बाद में आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन पहली बार 1943 में फ्लैग हो गया था। देखिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड था, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो जापान था उन्होंने कॉन्कर कर लिया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो ब्रिटिश थी उनसे। और जब जापान ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को कॉन्कर करा था तो उन्होंने वो हैंड ओवर कर दिया था टू नेताजी और उनकी आर्मी को, जो आर्मी थी आजाद हिंद फौज। जब नेताजी अंडमान एंड निकोबार पहुंचे ऑन 29 दिसंबर 1943 और उन्होंने डिक्लेयर करा द आइलैंड फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल, एंड much before India got its independence in 1944, the next day on 30th December 1943 Netaji hosted national flag for first time on Indian soil at port। अब नेताजी ने यहाँ पर जो फ्लैग होस्ट करा तो उन्होंने अंडमान एंड निकोबार को नाम भी, ठीक है, उन्होंने जो अंडमान आइलैंड था उसको शहीद नाम दिया और जो निकोबार आइलैंड था उसको स्वराज नाम दिया। कि इस पर सवाल आया जाता है कि नेताजी ने कौन से आइलैंड को क्या नाम दिए थे। बच्चा जो हमारा शहीद आइलैंड है वो है अंडमान और जो हमारा स्वराज आइलैंड है वो है निकोबार। फिलहाल में ही दुलस्ती स्टेज सेकेंड प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये कमिटी आती है। उन्होंने रिकमेंड कर दिया कि हाँ ये प्रोजेक्ट सेफ है, इसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया गया है, ठीक है। तो क्या है ये प्रोजेक्ट बच्चा, ये जो प्रोजेक्ट की टोटल हम कैपेसिटी की बात करेंगे तो वो है 260 MV हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये रन ऑन रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ROR क्या होता है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, कि देखिए जब भी कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनते तो हम वाटर को लार्ज क्वांटिटी में स्टोरेज करते हैं, देन वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बट जो ROR प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। जो फ्लोइंग रिवर का वाटर होता है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है और उससे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। सो इसकी लोकेशन कहाँ पर है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, तो हमारा जो चेहनाब रिवर है वहां पर इसकी लोकेशन है। हम चेहनाब रिवर की बात करेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में, चार डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, इन जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए हम जब भी चेनाब वगैरह की बात करें तो पहलगाम अटैक में इंडस वाटर ट्रीटी का बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन हमने किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग पहलगाम अटैक, कि गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दी थी इंडस वाटर ट्रीटी। तो जब भी ये प्रोजेक्ट की बात हो रही तो फिर से इंडस वाटर ट्रीटी को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, इस बार भी क्लैरिटी में, ठीक है बच्चा। तो इंडस वाटर ट्रीटी थी वो पाकिस्तान एंड भारत के बीच, क्योंकि 1960 का भारत आप सोचिए, भारत नहीं चाहता था to involve with to do any disputes with पाकिस्तान, ठीक है। तो हमने क्या करा, जो ईस्टर्न रिवर्स थे, ठीक है, रवि बी सतलज, वो भारत ने रख लिए और जो पाकिस्तान को दे दिए जो वेस्टर्न रिवर्स थे इंडस झेलम चेनाब, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक ने ये ट्रीटी करवाई थी, बट आफ्टर पहलगाम अटैक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको टेम्पररी सस्पेंड कर दिया। नाउ तो ये एस्टिमेट हुआ है, अभी देखिए इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट फिलहाल में ही ये एस्टिमेट हुआ दैट सून इंडिया सेट टू बिकम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030, ठीक है। अभी ओवरटेक हमने जापान को ओवरटेक करके 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी थी
तो एक्सपर्ट से उन्होंने ये इंडिकेट करा है कि इंडिया ट्रैक पर है जर्मनी को सरपास करने के लिए, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए। जो एस्टिमेट हमारा जीडीपी होगा वो ट्रिलियन 7.3 होगा बाय 2030। ठीक है, अब क्यों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमारी हाई संभावना है टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030? तो जो हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 6 क्वार्टर हाई रीच हो चुकी है बाय 8.2% इन 2025 to 2026, and RBI has revised growth forecast upward to 7.3। तो इंडिया अचीव कर लेगा हाई मिडिल इनकम स्टेटस बाय 2047। तो ये फिगर आपको याद रखना। चलिए दूसरा देखते हैं, हम कभी ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, फिलहाल में ही we are talking about day before yesterday only free trade agreements। ठीक है बच्चा, तो ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से जो भारत के इंडियन एक्सपोर्ट पे जो टैरिफ्स है इनको रिमूव कर देगा बाय 1 जनवरी 2026। So Australia will eliminate custom duties on 100% of tariff limits for Indian export। अब इससे फायदा क्या होने वाला है? जो भी हमारी पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, इनको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है, इवन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, मेकिंग अ मेजर माइलस्टोन अंडर द इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट। जो यूनियन मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने डिक्लेयर करा था दैट इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया ग्रीव अप टू 8% इन 2024 to 2025। चलिए अब थोड़ी स्पोर्ट्स न्यूज देख लेते हैं। तो तामिरी थी, वो जीती है विमेन सिंगल एट नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। फर्दर प्राइड ऑनर फॉर इंडिया की, तो हमारी जो पीवी सिंधु है जो 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुकी है, इन्हें बनाया गया है फिलहाल में ही चेयर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन। इनका टर्म जो रहने वाला है वो 2026 to 2029 रहने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव जो हमें याद रखने बेटा, वो है जो BWF है वो वर्ल्ड की गवर्निंग बॉडी है फॉर बैडमिंटन। एथलेटिक कमीशन रिप्रेजेंट प्लेयर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स गवर्नेंस। पीवी सिंधु वॉन ओलंपिक सिल्वर से कब जीती थी? वो 2016 में जीती थी और 2020 में वो ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। ठीक है, दिस करंट अफेयर्स आर इनफ फॉर टुडे। देखिए हमें इंपॉर्टेंट ही करंट अफेयर्स पढ़ने, जिन टॉपिक में डिटेल में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जो एडवर्टीजमेंट के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर्स वगैरह बनाए जाते हैं, दे आर नॉट रेलेवेंट फॉर क्लैट, दे मे बी रेलेवेंट फॉर वेरी फ्यू एग्जामिनेशंस। कभी कोई गवर्नमेंटल बॉडी किसी को ब्रांड एम्बेसडर बना रही तो दैट इज इम्पॉर्टेंट, बट नॉर्मल प्राइवेट प्लेयर किसी को बना रहे तो वैसे न्यूज मत आप इंक्लूड करा करके। मैंने बहुत सारे बच्चों के नोट्स चेक करे, दे डू इंक्लूड दिस टाइप ऑफ न्यूज। तो आपको बाइफरकेट करते आना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि पढ़ने के लिए तो पूरा समंदर है, बट यू कैन नॉट रीड ऑल। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। कुछ भी सवाल हो, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते। थैंक यू सो मच।